गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम जो बुक पढ़ रहे हैं, ईश्वर के साथ बातचीत, द कन्वर्सेशंस विद गॉड, ये बहुत ही अच्छी चल रही है। और इसमें हमने कल एक स्टोरी पढ़ी थी। उसी स्टोरी से वापस से शुरुआत करते हैं ताकि हम उसकी कनेक्टिविटी को बना सकें। तो यहाँ पर ईश्वर ने राइटर को एक स्टोरी सुनाई कि एक बार की बात है कि एक आत्मा थी जो जानती थी कि वह प्रकाश है। वह एक नई नवोदित आत्मा थी, वो एक नई आत्मा थी, जैसे एक नया छोटा बच्चा। और इसीलिए अनुभव के लिए बहुत आतुर थी। वह कहती तो रहती थी, मैं प्रकाश हूँ, मैं प्रकाश हूँ। लेकिन उसका यह जानना और कहना उसके लिए अनुभव का अनुकल्प तो नहीं हो सकते थे, क्योंकि जानना और कहना दो अलग बातें हैं। लेकिन मानना, उसे वो तीसरा एक्सपेरिमेंट आपके अनुभव से आप मानते हो, जानते हो। तो राइटर कहते हैं कि लेकिन उसका ये जानना और कहना उसके लिए अनुभव का अनुकल्प तो नहीं हो सकते थे। लेकिन जिस लोक में उस आत्मा का उद्गम हुआ था, वहां प्रकाश के अलावा कुछ था ही नहीं। हर आत्मा प्रकाशमान थी, हर आत्मा कांतिमान थी, और हर आत्मा मेरे प्रकाश के तेज से दिदीप्यमान थी। इसीलिए वह बेचारी आत्मा सूरज के सामने दिए जैसी हो रही थी। जिस उच्चतम प्रकाश का वह अंश थी, उसके बीच वह स्वयं को देख ही नहीं पा रही थी, और ना ही वह अनुभव कर पा रही थी कि वास्तव में वह क्या है और कौन है। तो कई बार हम कहने लगते हैं ना, जब हमसे ज्ञानी लोग हमारे सामने आते हैं, बड़े लोग आते हैं, तो कई बार हम अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं। कई बार हम अपने आप को जानते हैं कि हम आत्मा है। लेकिन जब हम अच्छी बड़ी चीजों को और देखते हैं, सुनते हैं, तो हमें लगता है कि अरे अभी तो बहुत काम करना बाकी है। अभी अभी तो हम इन सब लोगों के बीच में मेरी एग्जिस्टेंस तो मायने ही नहीं रख रही है। तो फिर हम थोड़ा दुखी भी होते हैं, क्योंकि मैंने अपने आप पर काम किया हुआ है, मैंने जानती हूँ मैं एक प्रकाश में आत्मा हूँ, मुझे बहुत नॉलेज है, मुझे बहुत पता है ना, मुझे भी बहुत सारी जानकारी है। लेकिन फिर भी बहुत कुछ सीखने को जब हमें मिलता है या सुनने को मिलता है, तब हम थोड़े निराश होते हैं। इसी तरह से इस आत्मा का भी यही मानना है। फिर पता चला कि वह आत्मा खुद को जानने के लिए अत्यंत ललायित हो थी। उसका ललायत होना इतना प्रबल हो गया था कि एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया, नन्ही आत्मा, क्या तुम जानती हो कि खुद को जानने की इस ललक को संतुष्ट करने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? तो तुम्हें पता है कि तुम अपनी क्यूरियोसिटी को, या जो आपको नॉलेज है, या जो विजडम चाहिए, या जो हम कहते हैं कि एनलाइटमेंट, हम सब के पास एक वर्ड है, एनलाइटमेंट के लिए आपको क्या करना होगा, क्या करना है, क्या चाहते हो आप? तो उस आत्मा ने कहा, नहीं भगवान, मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम्हें हमसे अलग होना होगा, तुम्हें हमसे अलग होना होगा, मैंने कहा। और फिर तुम्हें जाकर अंधकार से भेंट करनी होगी। तो अभी जब हमें एनलाइटमेंट की महसूस होती है, अपने आप को और प्रकाशमान बनाने की जरूरत है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें अंधेरे में जाना पड़ेगा। यानी तुम्हारे तुम्हारे सामने जब कोई परेशानी आती है, या कोई रोग, या कोई चैलेंज, कोई परिस्थिति, तो वो एक तरह से अंधेरा हुआ। अंधकार वह क्या होता है प्रभु? वही जो कि तुम नहीं हो। मैं उसे बताया मैंने उसे बताया, और वह आत्मा समझ गई कि जो तुम नहीं हो, वहां जाओ। फिर कहते हैं कि फिर उस आत्मा ने वैसा ही किया। उसने खुद को सबसे अलग कर लिया, वाकई। और वह दूसरे लोक में चली भी गई। और इस लोक में उस आत्मा के पास वह शक्ति आ गई कि वह हर प्रकार के अंधकार का अनुभव कर सके। और उसने किया भी। अब हम सबके पास ऐसी शक्ति है। हमारे सामने चाहे कैसा भी चैलेंज आ जाए, हम उसका सामना कर सकते हैं। आप अपनी अपनी लाइफ में नोटिस करके देखो, क्या चैलेंजेस नहीं आए आपकी लाइफ में? क्या आपने आपको बाहर नहीं निकाला? तो हम सबके पास वो शक्ति है कि हम उन चैलेंजेस से अपने आप को बाहर निकाल सकते। लेकिन उस भरपूर अंधकार के बीच क्या वह चिल्लाई? अब जब आपके पास बहुत सारे लोगों के पास, क्योंकि चैलेंजेस तो सबके पास आएंगे, क्योंकि हम सब अंधेरे में हैं।
तो चैलेंजेस आने के बाद हम सबके पास जो लोग उस चैलेंज को देखते हैं, उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह से, उसमें उस कुछ में नया, तो वो लोग उस चैलेंज को पार कर जाते हैं। दूसरी ओर, लेकिन उस भरपूर अंधकार के बीच क्या वह चिल्लाई, हे परमपिता आपने मुझे क्यों छोड़ दिया, जैसा कि तुम अपने संकट काल में चिल्लाया करते हो। तुम, ज्यादातर लोग अपने संकट काल में, परिस्थितियों में, कोई नुकसान हो जाना, कोई किसी के चले जाने में, ऐसे ही कहा कहते हैं कि तू कितनी परीक्षाएं लेगा हमारी, बस भी कर, थकता नहीं है क्या तू मेरी परीक्षाएं लेते लेते, क्या दिखाना चाहते हो, और क्या देखना बाकी रह गया मेरे जीवन में। तो बहुत सारे लोग इस तरह से नए नए तरीके से चिल्लाते रहते हैं, जैसा कि तुम अपने संकट काल में चिल्लाया करते हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता हूँ, बल्कि तुम्हारे साथ ही रहता हूँ हमेशा ही। जब हमें कई बार किसी परिस्थिति में ऐसा लगे कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम कई बार इल्यूजन में भी आ जाते हैं कि मैं तो इतना सब कुछ करती हूँ तो मेरे साथ तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। ये मान लेना सबसे बड़ा भ्रम है अपने लिए, कि मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। तो राइट, यहाँ पर ईश्वर कहते हैं कि मैं तो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहता हूँ हमेशा ही, तुम्हें ये याद दिलाने के लिए तत्पर रहता हूँ कि तुम वास्तव में कौन हो, तुम्हें यह याद दिलाने के लिए तत्पर रहता हूँ कि तुम्हारा घर कौन सा है। कि जब परिस्थितियां आती हैं तो मैं तो तुम्हें ये याद दिलाने के लिए हर बार बताता रहता हूँ कि तुम कौन हो, जानो अपने आप को, तुम्हारा घर कौन सा है, भटक क्यों रहे हो। लेकिन जितना जितना हम चिल्लाते हैं, हम वो, क्योंकि हम चिल्लाते हैं, अब एक आदमी किसी दूसरे व्यक्ति को आवाज लगाता है और बार बार लगाता रहे आवाज, वो रिप्लाई भी कर रहा है, लेकिन सामने वाला सिर्फ आवाज लगा रहा है, तो क्या उसको उसका रिप्लाई सुनाई देगा। वो अपने ही मन मन से सिर्फ आवाजें ही देता रहेगा, और फिर यही सोचता रहेगा, मैं कितनी देर हो गई मुझे बुलाते हुए, सामने वाला सुन नहीं रहा। और सामने वाला जब तक उसके सामने आके ना खड़ा हो जाए, तब तक उस आवाज देने वाले को समझ नहीं आती कि ये सुन रहा था। फिर वो आके, आप सामने वाला आके चिल्ला के बोलता है, अरे भाई थोड़ा गैप तो दिया करो, सुना तो करो, मैं भी तो बोल रहा हूँ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। हम ऐसा ही करते हैं, हम सिर्फ अपना रोना रोते रहते हैं। जब आवाज आती है सामने वाले की कि सब्र कर, थोड़ा पेशेंस रख, सब ठीक हो जाएगा, वो नहीं सुनते। फिर वहां पे हम अपने मन मुताबिक, कि जैसे आवाज दी, मेरी आवाज बस वहां तक पहुंचे और सामने वाला तुरंत आकर खड़ा हो जाए। हम सब ऐसे ही करते हैं, इम्पेशेंट, पेशेंस है ही नहीं हमारे पास। तो राइटर आगे कहते हैं, इसीलिए जब अंधेरा हो तो तुम प्रकाश बन जाओ, ना कि अंधेरे को ही बस कोसते रह जाओ। तो जब अंधेरा हो, कोई परिस्थिति हो, तो प्रकाश बन जाओ। प्रकाश का मतलब क्या है, आगे राइटर क्या कहते हैं, और उस समय में भी तुम यह मत भूलो कि तुम वास्तव में कौन हो, जबकि तुम्हारे चारों तरफ के हालात तुम्हें वह बनाने की कोशिश में लगे हो जो कि तुम नहीं हो। बल्कि जब कभी तुम इस सृष्टि को बदलना चाह रहे हो, तब भी उसकी अच्छाइयों पर ध्यान देना। जब आप कुछ परिस्थितियों को वाकई बदलना चाहते हो, तो इस सृष्टि को जब आप बदलना चाह रहे हो, तब भी उसकी अच्छाइयों पर ध्यान देना। तो यहाँ पर एक तरह से मुझे जो महसूस हुआ, कि जब हम किसी व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति में कोई बदलाव लाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये व्यक्ति इस तरह से बदल जाए, तो उसकी अच्छाइयों पर ध्यान जरूर देना। हम क्या करते हैं, उसकी कमियां देख देख कर उसे बदलने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर आप उन कमियों के साथ साथ उसकी अच्छाइयों को देखना शुरू कर दोगे, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मुझे लगा। बाकी आप लोग भी बता सकते हो कि आपको क्या इस पैराग्राफ में लगा। कोई बताना चाहे तो आप बता सकते हो, नहीं तो आगे बढ़े। क्लियर है जी? चलें आगे। ओके जी। और यह बात जान लो कि अपने सबसे कठिन समय में जो कुछ तुम करोगे,
वह तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता सिद्ध हो सकती है, क्योंकि ऐसे में जो अनुभव तुम पैदा करते हो वह उस बात का प्रमाण बन जाते हैं कि तुम कौन हो और तुम क्या होना चाहते हो। ये अपने कठिन समय में जब आप पेशेंस रखते हो, जब आप पेशेंस रख के अपने आप को करेक्ट राइट पाथवे पर रखने का प्रयास करते हो, क्योंकि अपने आप को राइट पाथवे पर रखना सबसे मुश्किल काम। तो जैसे यहाँ कहता है, यह बात जान लो कि अपने सबसे कठिन समय में जो कुछ तुम करोगे वह तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता सिद्ध हो सकती है, क्योंकि ऐसे में जो अनुभव तुम पैदा करते हो वह इस बात का प्रमाण बन जाता है कि तुम कौन हो और तुम क्या होना चाहते हो। तो कहा भी जाता है ना कि जब आप किसी के लिए एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो या कुछ आप ऐसा करते हो जो लोगों के लिए एग्जाम्पल बन सके, तो उसे करना थोड़ा सा परेशानी वाला हो सकता है, लेकिन वो कठिन निर्णय लेना, हार्ड डिसीजंस लेना लोगों के लिए एक मिसाल बन जाता है और लोग फिर जान पाते हैं कि आप क्या करना चाहते थे और क्या बनना चाहते हो। क्योंकि कई बार हम अपने घर में भी आप नोट छोटी छोटी बातों में देखो, आपको कुछ करना है, आपने अपने घर वालों के सामने सजेशन रखा, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, लेकिन आप उनसे अफेंड हुए बिना आपको जो ठीक लगता है आप करते हो। फिर सामने वाले बोलते भी हैं, मना किया था, ऐसे नहीं करना था, बताया था ऐसे कर लो, बताया था ऐसे सलाह किसी से ले लो, लेकिन आप उन सबको सुन रहे हो और सिर्फ आपका ध्यान अपने काम पर है और चुपचाप अपना काम कर रहे हो। तो अब आप एक मिसाल बनते हो कि यार परेशानियां तो बहुत आई और या हमने, या फिर जो सबसे ज्यादा व्यक्ति परेशानी खड़ी कर रहा था आपके लिए वही सबसे पहले आके आपकी पीठ थपथपाता है, मैं जानता था तुम कर लोगे। तो इस तरह की मिसाल बनना, और फिर आप कहते हो कि क्या आप कौन हो, आप जान पाते हो तुम कौन हो और तुम क्या होना चाहते हो। मैंने नन्ही आत्मा और सूर्य की यह कहानी तुम्हें इसलिए सुनाई है ताकि तुम यह बात अच्छी तरह समझ सको कि यह दुनिया जैसी है वैसी क्यों हो और किस तरह यह पल भर में बदल सकती है। अगर हर कोई अपनी सर्वोच्च वास्तविकता के दिव्य सत्य का स्मरण कर ले, तो मतलब हर किसी को अगर अपनी दिव्य आत्मा का स्मरण हो जाए तो क्या होगा। तो ये दुनिया कैसी है, ये वैसी क्यों है और ये पल भर में बदल क्यों जाती है। क्योंकि जिस जैसा मेरा विचार होगा, जैसा मेरा दृष्टिकोण होगा, मेरी दुनिया वैसी ही होगी। ये पूरा वर्ड, ये दुनिया एक वर्ड है, मतलब एक हिंदी का शब्द है दुनिया, लेकिन हम सबकी दुनिया जो 800 करोड़ लोग हैं सबकी दुनिया अलग है। एक जैसी नहीं है। मेरी दुनिया में मैं हूँ, मेरे इन लॉज हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, है ना, मेरा काम है। मेरे साथ जो परिस्थिति हो रही है वो आपके साथ है ही नहीं। आपकी दुनिया, मेरे साथ हो सकता है बहुत चैलेंज बड़े बड़े हों, आपको ऐसा भी कभी होता है। ऐसा तो कभी सुना ही नहीं मैंने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं। तो आपकी दुनिया अलग है। फिर तीसरा आदमी कहेगा, अरे तुम मेरी जगह आके देखो, तुम्हें क्या पता, तुम तो बहुत सुख में रहते हो। तो उसकी दुनिया अलग है। जैसे कहते हैं कुएं का मेंढक है, उसकी दुनिया अलग है। समुद्र में रहने वाला मेंढक है, उसकी दुनिया अलग है। जब वो धरती पर चलता है तो उसको लगता है कि बस इतनी ही धरती है जितने एरिया में वो रहता है, उसकी दुनिया अलग है। तो हर एक प्राणी की दुनिया अलग है। जितने जीव जंतु, जितने पेड़, जितने मनुष्य हैं इस धरती पर, सबकी दुनिया अलग है। तो राइटर यहाँ पर कहता है कि मैंने सूर्य की कहानी, आत्मा और सूर्य की कहानी तुम्हें इसलिए सुनाई है ताकि तुम यह बात अच्छी तरह समझ सको कि यह दुनिया जैसी है वैसी क्यों है और किस तरह यह पल भर में बदल सकती है। अगर हर कोई अपनी सर्वोच्च वास्तविकता के दिव्य सत्य का स्मरण कर ले,
तो ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि जीवन एक स्कूल है और इसमें जो जो चीजें तुम देखते और अनुभव करते हो वे तुम्हारी शिक्षा के लिए होती हैं। मैं इस बारे में तुम्हें पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बताता हूँ। इस जीवन में तुम कुछ भी सीखने के लिए नहीं आए हो। ये जरा बात यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि इस जीवन में तुम कुछ भी सीखने के लिए नहीं आए हो, बल्कि जो तुम जानते हो, पहले से ही जानते हो, उसे सिद्ध करने आए हो। उसे सिद्ध करने में तुम उसे अपनी क्रियाओं में ढालोगे और अपने अनुभव के माध्यम से अपना नवीनीकरण करोगे। इस प्रकार तुम अपने जीवन को सिद्ध करोगे, उसे एक प्रयोजन दोगे और इस प्रकार उसे पवित्र करोगे। क्या ये बात समझ में आई? माथुरी जी प्लीज अगर इंग्लिश वाला भी पढ़ दें इस पॉइंट पे। जी सुनीति जी। You came into this life with nothing to learn. You have only to demonstrate what you already know. In the demonstration of it, in the demonstration of it, will you function it out and create yourself anew through your experience? Thus, do you justify life and give it purpose? Thus, do you render it holy? बताइए आपको क्या समझ में आया यहाँ पर? इधर ना ऑथर जो स्पेशली वाले जो ऑथर हैं बार बार वो बोल रहे हैं कि जो जो दूसरे बुक्स में हमने पढ़े हैं कि हम लोग इधर सीखने के लिए आए हैं, इट्स लाइक अ स्कूल। लेकिन उनका वो है कि हम सीखने के लिए नहीं, हमारा अंदर वो जो बीज है सीखने का वो हमारे अंदर है, हम उसको याद करने के लिए आए हैं और उसको रिक्रिएट करने के लिए। वो बार बार यही बोल रहे हैं कि ये स्कूल नहीं है, हमें सब कुछ मालूम है। ये उनके बोलने का अंतर है। जैसे सोच लीजिए हम आपके पास जो आते हैं सुनते हैं, हमें सब कुछ मालूम है, लेकिन हम और नया कुछ सीखने के लिए या हम कहाँ गलती करें उसको सुधारने के लिए। सो वही ये स्कूल, वो ऑथर बोल रहे हैं कि ये ऑथर का उनका आइडिया है कि ये स्कूल नहीं है, हमें सब कुछ मालूम है, हम फिर से भूल गए हैं, लेकिन सब कुछ सीखने के लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट जो ये है कि वो बोल रहे हैं कि हु एम आई, वो बोलते हैं कि हु एम आई, मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं है, बट हु यू कैन बी, यस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारे अंदर क्या कैपेबिलिटीज है टू इम्प्रूव योर सेल्फ और टू, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हु यू आर नॉट हु एम आई। ये दोनों बार बार मैंने ये चैट जीपीटी से पढ़ा है बाय द वे। गुड गुड गुड, ये अच्छा है। और वही चीजें तुम्हारी सरफेस भी हो ही रही है ना। अब जो भी हम यहाँ सीख रहे हैं तो वी आर सरफेसिंग इट बैक, नो, कि कंपैशनेट होना, दूसरों को सुनना, जजमेंट्स नहीं करना। सो इट इज सरफेसिंग नाउ। तो वो सब क्वालिटीज अंदर थी, बट वापस से ऊपर आ गई। और जो भी हम बुक में पढ़ रहे हैं वो हमें पता, मतलब हम सुन रहे हैं। हाँ, मैंने बात की अभी, जैसे निवेदिता ने चलो बाद में बोल दिया कि चैट जीपीटी से मैंने पढ़ा, लेकिन जब आलिया जी एक्सप्लेन करती हैं या कोई और, आप सुनीति जी ने एक्सप्लेन किया, अश्विंदर जी ने एक्सप्लेन किया उस बात को, तो वो उनकी क्रिया से वो बात और गहरी हमारे अंदर चली गई। तो हमारे अपने एक्शन और हमारे जो करने का तरीका है, काम करने का तरीका, उससे हम एक नया एग्जाम्पल सेट करते हैं। मतलब जो यहाँ पर राइटर, जो मुझे समझ में आया कि जब हमें पता तो सब कुछ है, हमें ना किसी को प्रूव करना है उन सारी चीजों को, तो हम पहले से ही जानते हैं, उसे सिद्ध करने आए हो, आप आए हो। उसे सिद्ध करने में तुम अपने क्रियाओं में ढालोगे, जो आप एक्शन लोगे, आप बात करोगे, जैसे अपने आप को प्रेजेंट करोगे, और अपने अनुभव के माध्यम से अपना नवीनीकरण करोगे। अपने एक्सपीरियंस से आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो, नया आप करते हो। अभी सबको पता है, लेकिन फिर भी कुछ नया घट रहा है हमारे अंदर, कुछ नया हो रहा है।
तो यही एक्चुअली पता है, लेकिन उसे नए वे से प्रेजेंट करना। अभी जैसे कहते हैं ना कि मेरे पास कुछ घर में कुछ सामान पड़ा है और कुछ क्राफ्ट का, और मैंने उसका कुछ नया कुछ क्रिएट किया उसमें। मतलब मैंने उसके कुछ फ्लावर्स बना दिए, कुछ कुछ भी, कैसे मैंने उस सामान को यूज किया। तो सामान तो मेरे पास है ऑलरेडी, लेकिन मैं उसका कैसे अपने अनुभव के साथ कैसे इस्तेमाल करती हूँ, तो वो नवीनीकरण हुआ। और इस प्रकार तुम अपने जीवन को सिद्ध करोगे, उसे एक प्रयोजन दोगे, और इस प्रकार उसे पवित्र करोगे। चीजें वही की वही हैं, सब कुछ वही है, लेकिन आप अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस के साथ उसे बदलते रहोगे, बदलोगे। क्योंकि अगर हम कहें हम बच्चे थे जब, तब हमारे पास वो समझ नहीं थी, तो जैसा जिसने कहा हमने वैसा माना। फिर हम थोड़े बड़े हुए, फिर हमने अपनी थोड़ी सी अपनी करनी शुरू की। फिर हम और थोड़े बड़े हुए, तो हमने और थोड़ा सा किसी और को भी सलाह देने लायक हम बने। फिर हम और थोड़े बड़े हुए कि अपने अंदर चेंज लाने के लिए भी और कुछ सीखना है और कुछ जानना है। मतलब पता तो है, लेकिन उसे नए तरीके से समझना। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, बाकी और आप बता सकते हो। जी। जी आलिया जी। माधवी जी, ये इतना अच्छा पॉइंट है ना। देखिए, हम जब बात कर रहे होते हैं तो हम अक्सर कहते हैं कि मुझे ये पता भी था फिर भी मैंने ये गलती की। मैंने पढ़ा हुआ था, आपसे डिस्कस भी किया था, फिर भी मैंने ये गलती की। तो हम फिर अपने आप को उसी, जब हम ये कहते हैं ना कि ये नया है, हम स्कूल है, हम सीखने के लिए आए, तो हम रिलैक्स मोड में चले जाते हैं, शरारती मोड में चले जाते हैं। फिर हम उस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। लेकिन जब हम ये कहते हैं ना कि ये मेरे अंदर ही है और इसको मुझे जो है ना खुद से निकाल के इसको करना है। अब आपने मुझे कहा पिछले 2-4 दिनों में, और इससे पहले भी आपने मुझे कई दफा कहा, अभी आपने कहा था परसों शायद, कि अपने सवाल लिखें। आपके अंदर से जितने सवाल आ रहे हैं उन्हें लिखें, क्योंकि जो जवाब होते हैं ना वो हमारे अंदर ही होते हैं। अच्छा, जब आपने कहा है, यकीन करें मैं 2 दिन यही करती रही हूँ, मैंने लिखा तो नहीं है, लेकिन मैं जो वो मिरर मैंने रखा है ना, वहां मैं बैठती हूँ जब भी टाइम होता है, और मैं अपने आप से सवाल करने लगती हूँ। और यकीन करें कि इससे इतना फर्क पड़ा है, क्योंकि वाकई में हमें ये सब पहले ही पता है, जवाब हमारे अंदर ही है। लेकिन हम सवाल पूछेंगे तो जवाब आएगा ना, हम अपने अंदर झांकेंगे तो जवाब आएगा। अगर हम अपने आप से सवाल ही नहीं करते कभी, या सवाल सिर्फ ये मेरे साथ क्यों हो गया, हमेशा मेरे साथ यही होता है, तो जब मैं जानती हूँ कि हमेशा मेरे साथ यूं ही होता है, तो मुझे अपना तरीका ठीक करने की जरूरत है। आप भाजी बनाती हैं, उस खराबी हो जाती है कुछ उसमें। अब आप अगर वो बार बार वही गलती करेंगी तो वो हमेशा खराब होगी। लेकिन आप कहती हैं नहीं यार, ये थोड़ी कड़वी हो जाती है, फिर आपको पता चलता है मैंने तो इसमें पानी डाल दिया था, तो कड़वी होनी थी। एक मिसाल है, जब, सॉरी, बहुत ही लेमन वाली मिसाल है, बट होता ये है कि जब आप सवाल पूछते हैं, जब मैंने, आपने मुझे ये बात कही, एंड दैट्स व्हाई आई लव ऑल ऑफ यू सो मच ना, तभी तो मैं कहती हूँ आप लोग सिखाते हैं। जब मैंने सवाल पूछे अपने आप से, तो मुझे जवाब आने लगे। एक दिन कुछ नहीं आया था, परसों कुछ नहीं आया था, लेकिन यकीन करें कल से धड़ाधड़ इतने जवाब आए हैं, इतने जवाब आए हैं, कि सारी बातों के जवाब मिले हैं। क्योंकि मैंने सिंसियरली सवाल किया था कि यार ये वाली सिचुएशन अब चेंज हो जानी चाहिए। ये सिचुएशन इसलिए नहीं आ रही कि इसने मुझे बंद करना है, नुकसान देना है, मैं इसके लिए रोऊं या मैं अपने आप को तंग फील करूं। ये इसलिए आ रही है कि मुझे अगले लेवल पे जाना है। मेरी सोल, मेरी स्पिरिट जो है, मेरी आत्मा अगले लेवल पे जाने चाह रही है। तो मैं अपने आप से अगर सही सवाल करूंगी और वो जवाब मेरे हाथ आएगा, तो मैं अगले लेवल पे जा सकती हूँ। तो इसलिए है ये कहना कि हम स्कूल में नहीं है, ये लर्निंग नहीं है, ये सवालात हैं, क्योंकि हम गॉड बीइंग हैं। जैसे कहते हैं ना कि डिविनिटी ने कोई भी मर्ज पैदा किया ना, तो उसका इलाज उससे पहले पैदा किया। तो हमें भी जो
ये मर्ज है ना सारे के सारे, जो हमारी स्पिरिचुअल सिकनेसेस हैं, इनके जवाब हमारे अंदर ही हैं। राइट। लेकिन हम सवाल पूछेंगे तो जवाब मिलेगा। खुश रहे। थैंक यू सो वेरी मच। मैं थैंक यू। बता नहीं सकती हूँ कि जो मैंने सवाल पूछे और उनके जो जवाब मुझे मिले, उनसे मैं कितने सुकून में आई। थैंक यू। थैंक यू जी। यही यही वाह, मिसाल हुई ना, इनका बताना ही ये मिसाल हुआ कि जब आपके पास सब कुछ है, ये इन्होंने अपने लास्ट में इस बात से जो लाइन इन्होंने लिखी ना, आप अपने ही माध्यम से अपना नवीनीकरण करेंगे, यही है एक्चुअली, और अपने आप को और प्योरिटी की तरफ लेकर जाएंगे। राम राम। जैसे हर समस्या में समस्या का हल होता है, बिल्कुल। बस ढूंढना हमारे को है। राइट। यही कोड है उसका। बिल्कुल। जी। नमस्ते माधवी जी। नमस्कार। मेरा भी यही है बताने का, जो मेरी लर्निंग रही, मेरा एक्सपीरियंस रहा। जो पीछे मैं भी ना, मतलब ऐसे इरिटेट हो जाना, कोई मतलब कुछ बोल दे तो एकदम से गुस्सा कर देना, तो इसके नीचे पीछे कोई है ना, जड़ में कुछ। बिल्कुल। जब सामने वाला कुछ कहे और मैं मतलब सामने वाला भी कहे भाई मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था, मतलब ऐसा तो कुछ था ही नहीं, तो एकदम कैसे हो गया। तो पहले वो जड़ को ठीक करेंगे, जैसे वो आयशा जी ने भी कहा, जड़ को तो हम ठीक करते नहीं है, और फिर आसपास का जो है ना वो लेते रहते हैं, मतलब हर वक्त। बिल्कुल। एकदम। मतलब एक ही आएगा, मूल में पानी सींचो, फूल पत्ती फांदी से कोई लेना देना न रखो। मूल में पानी सींचा तो सब हरा भरा। सब हरा भरा, बिल्कुल। वो जड़ मूल में पानी ढूंढना है। देंगे। बिल्कुल। हम्म, बिल्कुल। ये मेरे समझ में आया अभी शशि जी के द कहने से। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हाँ जी। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में मैंने ये पढ़ा था, ये पॉइंट आदेश भी दी। कि कोई इंसान नहीं समझता हम्म। तो उसको क्या करें, अपने शब्दों को आदेश दें। भला बुरा उनको उसको कहने की जरूरत ही नहीं, जो सीख नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा, समझ नहीं रहा, मतलब सुनने को भी तैयार नहीं कुछ भी, मतलब। तो अपने शब्दों को आदेश दें, उसमें ये पॉइंट था। अपने शब्दों को आदेश दें और उसको कहें आप अपनी जगह पे ठीक हो, मैं अपनी जगह पे ठीक हूँ और खुश हूँ। आप वहां खुश रहो, मैं ये खुश हूँ, मतलब मुड़ जाओ उसकी तरफ से। बिल्कुल। तो वही कह रही हूँ ना कि हर हम सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां, अपनी अपनी दुनिया है। आपको जिस तरह से सीखने के लिए परिस्थिति सिखाने आएगी, आपको वैसे सीखना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही हुआ माधवी जी, बिल्कुल भी, बिल्कुल ऐसा ही किया। तो खूब शांति आई अंदर, ना कोई अंदर चटर पटर चली, ना कुछ भी नहीं, बिल्कुल पीस अंदर। ठीक है। थैंक यू शशि जी। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं आगे आज, कि क्या आप यह कह रहे हैं कि जो कुछ हमारे साथ बुरा होता है, वह होना हमारे ही द्वारा चुना गया होता है। तो फिर से राइटर गॉड से क्वेश्चन करते हैं, ईश्वर से, कि क्या आप यह कह रहे हैं कि जो कुछ हमारे साथ बुरा होता है, वह होना हमारे ही द्वारा चुना गया होता है। यह कहने का आपका मतलब क्या यह है कि दुनिया भर में होने वाली दुर्घटनाएं और विनाश किसी न किसी स्तर पर हमारे ही द्वारा रची गई होती हैं, ताकि हम इस बात के विलोम को अनुभव कर सकें कि हम कौन हैं? और अगर यही बात है, तो इसका हमें अनुभव कराने के लिए क्या ऐसा कोई और तरीका नहीं था जो इतना पीड़ादायक ना होता? भाई हम कहते हैं ना कि इतनी इतनी पीड़ा देकर सिखाना, या कोई कोई दुनिया में, पूरी दुनिया में कुछ भी हो रहा है, तो उन लोगों को इतना दर्द देकर सिखाने का क्या मतलब है? तो कहते हैं, तुमने एक साथ कई प्रश्न कर दिए हैं, हालांकि सभी प्रश्न अच्छे हैं। आओ सभी प्रश्नों को एक एक करके लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ बुरा होता है, उस सब का होना तुमने ही चुना होता है। कई बार अब हम कहते हैं ना, निवेदिता जी कई बार कहते हैं ये समझ में नहीं आता कि मैं मिरर रिफ्लेक्शन कैसे हूँ, और
जो भी कुछ मेरे साथ बुरा हो रहा है वो क्या सारा मैंने ही चुना है? तो अब राइटर यहाँ पर ईश्वर राइटर को बताते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ बुरा होता है उस सब का होना तुमने ही चुना होता है, कम से कम सचेत रूप से तो नहीं, जैसे कि तुम्हारा मतलब है, लेकिन यह सब तुम्हारा रचा हुआ तो होता ही है। समझ पाए हो आप? तो आप कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, अब वो किस रूप में, जैसे कई बार कहते हैं ना कि आपने कोई एनर्जी तो जनरेट कर ली, कोई गॉसिपिंग की, किसी की बुराई की, कोई कमी निकाली, कोई किसी को गुस्सा किया, वो एनर्जी आपने एक बार बना ली, लेकिन अब वो कब लौट कर आएगी और किस रूप में लौट कर आएगी आप नहीं जानते। फिर आप कहते हो, कई बार लोग कहते हैं ना, मैं अपने लिए ऐसा बुरा क्यों चुनूंगा कि कोई आके मुझे टक्कर मार जाए, कोई आके मुझे थप्पड़ लगा जाए, किसी हम क्यों चाहेंगे कि कोई मुझे थप्पड़ लगाए? तो इस पर राइटर कहते हैं, तुम हमेशा ही रचने की प्रक्रिया में रहा करते हो, हर पल, हर घड़ी, हर दिन। इस बात में हम बाद में जाएंगे कि यह सब तुम किस तरह रचते हो। अभी तो इतना ही समझ लो कि तुम एक बड़ी सी रचनात्मक मशीन हो, और जितना जल्दी तुम सोचते हो उतनी ही जल्दी तुम कुछ ना कुछ नया रचते रहते हो। अच्छा, अब सोचने पे भी राइटर ने हमारे क्वेश्चन खड़ा कर दिया है। अब आप हम कहते हैं, कितने विचार आते हैं एक दिन में? 60,000। एक कॉमन व्यक्ति को एक Yes. 65,000 something. 65,000। अब वो 65,000 में कितने काम के होते हैं और कितने बिना काम के होते हैं? 0.1% भी काम के नहीं होते. हाँ, तो इसने कहा कि आप एक बड़ी रचनात्मक मशीन हो, और जितनी जल्दी तुम सोचते हो उतनी ही जल्दी तुम कुछ ना कुछ नया रचते रहते हो। तो आज जरा सोच कर देखना, कब कब के विचार, क्यों आया आपको विचार? मतलब कोई घटना कहीं हुई, किसी के साथ कुछ हुआ, आप अपना लगे पड़े हो, जिसमें आपका लेना देना भी नहीं है, ना आप वहां मौजूद हो, ना आज वो चीज आप तक आने वाली है, लेकिन फिर भी पहुंच जाते हो। तो आप एक क्रिएटर मशीन हो, और वो आपके विचारों की ऊर्जा से चलती है, और जो जो आप विचार करते जाओगे, सोचते जाओगे, तो आप कुछ ना कुछ क्रिएट करते जाओगे। इसीलिए कहा जाता है, हम क्रिएट हमेशा कर रहे होते हैं, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, जिसका हमें पता ही नहीं। तो ये जो विचार, हम कहते हैं ना कि 65,000 विचार आते हैं, अगर हम कॉन्शियसली सोचने बैठ जाए ना 65,000 विचारों के बारे में, यार क्या विचार आते हैं ऐसे 65,000, तो हम पगला जाएंगे, क्योंकि हम हर विचार को देख ही नहीं सकते, हर विचार के बारे में सोच ही नहीं सकते हम, वो अपने आप चल रहे हैं। हमारी सेंसेस ने जो देखा, सुना, खाया, पिया, टच किया, सब अपने आप चल रहा है। अभी जरा सा शरीर में कहीं पेन आया, आपका विचार चल पड़ा अपने आप। और सच्ची में कितने गलत विचार आते हैं, हम ये नहीं कहते ये पेन आ रहा है, मुझे कुछ समझा रहा है, थैंक यू पेन, कभी नहीं निकल, भाई ये पेन क्यों हो रहा है आज, भाई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, बहुत देर हो गई इस पेन को, जा नहीं रहा, ये पेन क्या है, ये डॉक्टर को चेकअप करा के आऊं क्या, कहीं बाद में पता चला कुछ और बड़ा ना निकल जाए। तो एक छोटा सा पेन जो सिर्फ आपको अलर्ट करने के लिए आया था, आपने उसके बारे में क्या क्या सोच लिया। फिर आपने किसी और को ही कहानी सुना दी, पता है, आज तो मेरे पैरों में ना सुबह से बड़ा दर्द है, फिर वो अपनी कहानी चिपका देगा आपको। तो हमें पता ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। वो पेन सिर्फ वो अंधेरा था जो मुझे याद दिलाने आया था कि तू प्रकाश में है, तो प्रकाश में आ जा। लेकिन हमने क्या किया, और लाइटें बंद करके और कंबल वंबल और ओढ़ लिए, और पसीने पसीने हो रहे हैं घबराहट के मारे। आगे कहते हैं कि घटनाएं, हादसे, संयोग, अवस्थाएं,
परिस्थितियां, ये सब तुम्हारी चेतना द्वारा ही रची जाती है। ये हमने द पावर बुक में भी पढ़ा था, लेकिन तब हमें समझ नहीं आया। ये थोड़ा बहुत समझ में आया था। वो एक प्रेम चोपड़ा का डायलॉग है ना, शीशे के घर में रहने वाले, कुछ ऐसा एक डायलॉग है ना, किसी को याद हो तो बताना। किसी के घर में जिनके रहने घर वाले शीशे के दूसरों होते हाँ, हैं वो वो दूसरों पर पत्थर फेंका नहीं करते। वो राजकुमार का डायलॉग है माधवी हाँ जी। हाँ यस। बिल्कुल। क्या का बर्तन हो गया, झाड़ू हो गया, अब बिस्तर उठा लीजिए। तो कहने का यही मतलब है कि जब हम अगर दूसरों पर पत्थर मारेंगे तो हम पर भी पत्थर आएंगे। तो यही जो विचार परिस्थितियां स्थितियां बनती हैं, वो ही हमारे ही विचारों के कारण। लेकिन हम जब विचार कर रहे होते हैं तब हमें नहीं पता कौन सी एनर्जी जनरेट हो रही है, क्या क्रिएट कर रहे हैं। वो मूवीज में हम देखते हैं ना, वो आप लोगों ने सबने देखी होगी, एल्सा वाली मूवी, वो क्या फ्रोजन मूवी आई थी ना, तो वो लड़की बर्फ के वो क्रिएट कर लेती थी। तो हम सब अपने विचारों से, या जब कहें हम सब मजिशियंस हैं, हम सब के अंदर वो मैजिकल पावर है, लेकिन हम उस मैजिकल पावर का यूज कहाँ कर रहे हैं। हम सबके पास अलादीन है, लेकिन हम अपने चिराग को कहाँ घस के क्या करवा रहे हैं उस जिनी से, हमें पता ही नहीं कि हम उस जिनी को अपने आप को खाने के लिए, कि वो हमें परेशान करे आके, हम हमेशा वैसा मैसेज दे देते हैं उसे। मैसेज देना कुछ और चाहते हैं, करना कुछ और चाहते हैं, लेकिन हो कुछ और जाता है, क्योंकि हम अवेयर नहीं है। और फिर जब वो जीनी हमारे पीछे पड़ता है, तब हम कहते हैं बचाओ बचाओ, हे ईश्वर ये तुमने क्या किया मेरे साथ। वो कहता है करा धरा तेरा है भैया, तू संभाल, तू अपना रायता तूने खुद फैलाया, खुद संभाल। लेकिन हम दोष देने लगते हैं किसी और को। तो ये भी एक और चीज आ जाती है, एड ऑन हो जाती है, जब हम दोष किसी और को देते हैं। तो इसी तरह से यहाँ राइटर कहते हैं कि ये सब तुम्हारी चेतना द्वारा ही रची जाती हैं। व्यक्तिक चेतना काफी सशक्त होती है। व्यक्तिक चेतना क्या हुई? कॉन्शियस, इंडिविजुअल कॉन्शियस। इंडिविजुअल कॉन्शियस, ओके। व्यक्तिगत चेतना, ओके। इंडिविजुअल कॉन्शियस काफी सशक्त होती है, और जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मेरे नाम पर मिल बैठते हो, तब तुम कल्पना कर सकते हो कि किस प्रकार की रचनात्मक ऊर्जा फस- प्रफुस्सित मतलब पैदा करते हो। क्योंकि जब दो लोग बैठ जाते हैं फिर क्या क्या बातें कर लेते हैं दुनिया जहान की। तुझे पता है क्या हो रहा है, तुझे पता है क्या हो रहा है, ले तुझे नया किस्सा सुनाता हूँ, तुझे तो ये पता ही नहीं होगा। तो वो दुनिया जहान की या ईश्वर के नाम पर भी हम कितनी सारी बातें कर लेते हैं। और फिर सामूहिक चेतना की तो बात ही क्या है, वह तो इतनी अधिक सशक्त होती है कि वह ऐसी घटनाएं व परिस्थितियां रच सकती है कि उनके परिणामों की चपेट में पूरा विश्व आ जाता है। तब जब वैश्विक चेतना मिलकर, मतलब आपको इकट्ठे बैठने की जरूरत नहीं है, हम सब एक कॉलोनी के लोग हैं। आज किसी कॉलोनी में से कुछ घटना हुई कि आज पता चला कि आज ना कॉलोनी में कोई रेकी कर रहा था। अब आपने 10 लोगों को ये बात पता चली, क्या हुआ? 10 के 10 ने क्या सोच लिया, और सेफ्टी बढ़ाओ, ऐसा करो वैसा करो, गलत है ये तो, इतनी सिक्योरिटी करने का, या हमें अपने गार्ड रखना पड़ेगा। बहुत कुछ हम सोच लेते हैं। तो अब जब सबने मिलकर कुछ कुछ सोचा, तो उसका कहीं ना कहीं विश्व स्तर पर तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। तो आज यहीं तक पढ़ते हैं जी। थैंक यू सो मच, आप सभी ने इतने ध्यान से सुना। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अब आप अपनी लर्निंग, अपनी शेयरिंग, आपने क्या समझा वो आप शेयर कर सकते हो। मैं कहना चाहती हूँ, जी। अभी जो अपना अवेयरनेस है वही ईश्वर है। ये जो
खाली बोलने का था, मीन्स बोल रहे थे सब जन, लेकिन अभी रियलाइजेशन हो रहा है सब कुछ कि मैं बोलती थी ना, अवेयर है तो सब कुछ समझता है, अवेयर नहीं तो कुछ नहीं समझता है। तो जब अवेयर होते हैं ना तो पूरा ध्यान उसके ऊपर होता है कि क्या सॉल्यूशन है। अभी तो सिचुएशन है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी गलती है या उनकी गलती है। लेकिन जब मेरे ही अंदर गॉड है, उनके भी अंदर गॉड है, ये रियलाइज होता है। खाली ये होता है कि उधर स्टॉप स्टॉप वॉच करके रखते हैं हम लोग, और वही कंडीशन उधर ही रखवाते हैं, और फिर सोच सोच भी ऐसी होती है कि आंसर क्या चाहिए उसका। ये जो बोला है ना कि हम लोग ही क्रिएशन करते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट है ना कि हर बार कितने सोचते हैं, ये ऐसे हो गया, फिर इसका ऐसे है क्या। अंदर ही अंदर इतने सोच होते हैं, और उसका परिणाम सामने वाला लेता है, और उसका परिणाम सब विश्व में फैलता है। ये जो लास्ट का सेंटेंस है ना, एक्चुअली वैसे ही जब होता है। अभी ये मैं 1 महीने से ज्यादा कॉन्शियस हूं ना, तो समझ में आता है कि चुप बैठने से बहुत सारी गलतियां की हुई है, मैंने या आगे वाले ने, लेकिन उसको फुल स्टॉप होता है, आता है फुल स्टॉप। उसका ब्रॉड नहीं होता है, बड़ा नहीं होता है, कम से कम उतना तो रहता है। और जब हम बोलते हैं आई ऐसे ऐसे हुआ, क्या करने का, मुझे बहुत तकलीफ, ये जो बोलते हैं ना, उसका प्रतिशत उसको और बड़ा करके आता है। और मैंने ये सब कुछ झेल लिया है। ये 4-5 मंथ में इतना फर्क पड़ा है खुद में। और ये महीने में मैं क्यों बैठी ना, तो सब सॉल्यूशन सामने आके खड़े होते हैं कि एक्चुअली क्या है, मेरी गलती है, दूसरे वाले की गलती है, क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत फोकस हो रहा है। तो अभी समझ में आता है, ईश्वर सब बचपन से सुन रही हूँ, क्योंकि मेरे पापा तो माल माल थे ना, क्या बोलते उसको, वारकरी संप्रदाय के थे। तो तब से मालूम है ईश्वर अपने में है, लेकिन तब से थोड़ा थोड़ा यूज करते ही आए। लेकिन अभी जो यूज हो रहा है ना, माधुरी जी आपने जितने भी बुक लिए उसका सबका सार ये बुक में है, क्योंकि वही याद आता है क्या क्या सीखा था, क्या कर रहे थे, और क्या करना चाहिए। वो चाहिए जो है ना, वही अभी यूज हो रहा है। वो जो बोल रहे हैं ना कि आप अभी यूज कर रहे हैं, मैंने हिंदी का बुक लिया है, कुछ भी समझ में नहीं आता है मुझे, कुछ भी मैं पढ़ा, कुछ भी वो मैं डिक्शनरी लेके बैठी, मुझे अभी तक वो चैट जीपीटी मालूम नहीं है, वो देखेगी मैं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि क्या समझ में आ रहा है। ऐसा लगता है कि वो पूरा एक एक वर्ड में पूरा निकाल के देखना चाहिए कि एक्चुअली क्या बोलना चाहते हैं लेखक, राइटर क्या बोलना चाहता है वो, और वो एक्चुअली हमारे अंदर से निकलना चाहिए। अभी बहुत बुक पढ़े और बहुत सुना, बहुत गुरु भी किए, कुछ नहीं। तू अभी क्या यूज करती है, ये अच्छा तो लेसन इतना इम्पोर्टेंट है ना, तू क्या अंदर से लेके आई है, खाली उधर से निकाल और उसके परते खोल। इतना समझ में आता है माधुरी जी, बहुत। मेरी शेयरिंग ऐसी रहेगी ये बुक अभी के 4 हफ्ते में ही आए, बहुत शेयरिंग आएगी आपको कि मैं इतना वेल कर रही हूँ ना हर एक चीज में। अभी जो रोना आ रहा है तो अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ कितनी अच्छी दुनिया है, जो भी करना है मैं ही कर रही हूँ। यही एक्शन। बहुत बढ़िया, ये देखो बुक तो पहले सच में पहले जब अपनी परेशानी आती थी तो हम कहते थे कितनी बुरी दुनिया है, और अब यस कितनी अच्छी दुनिया है। तो जब आप जो यस फैलाओगे वही तो क्रिएट होगा, फिर जो सोचोगे वही क्रिएट होगा। कोई दूसरा चाहे कितना गलत कर रहा है, लेकिन उसमें फिर भी, जैसे कहा ना, आप किसी को अच्छा, किसी प्रकृति में आपको चेंज चाहते हो तो उसकी अच्छाई को हमेशा ध्यान में रखना। तो सामने वाला भी आत्मा है, सामने वाला भी अच्छा है, सामने वाला कुछ गलत कर रहा है तो उसकी कोई ना कोई उसका सोर्स में रीजन है जिसकी वजह से वो गलत कर रहा है ऐसा। और जो मुझे गलत लग रहा है उसको तो गलत नहीं लग रहा, तभी तो वो कर रहा है। और उसको रुकाने को आ रहा है अभी। हाँ, सच में उन्होंने गलती की है ना, उसको रुको, मैं मुझे बोलना है, रुको, ऐसे बोलने को फिर उसका आगे और ज्यादा बढ़ नहीं रहा ना, ये मुझे अभी समझ में आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच छाया जी, इतनी वंडरफुल शेयरिंग के लिए। थैंक यू जी।
आप भी बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में आया, अश्विंदर जी। जी माधव जी, यहाँ पे ना मास कॉन्शियसनेस के बारे में लिखा हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे प्रेयर की इम्पोर्टेंस को भी बताया हुआ है कि अगर हम एक अच्छी वाइब में रह के, अच्छी वाइब्रेशन से, हम जब मास कॉन्शियस, मतलब ज्यादा लोग मास में एक अच्छे चीज के लिए हम प्रेयर करते हैं, तो वो बिल्कुल हम वही एक अच्छी चीज क्रिएट भी कर रहे हैं। राइट। तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और एक मास कॉन्शियस के बारे में इम्पोर्टेंस बताई हुई है कि अगर हम, वही अभी जो हमने बात की, कि अगर हम अच्छी वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो हम अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। राइट। ये माधवी जी लास्ट लाइन में, वाई दैट इज सो पावरफुल इट कैन क्रिएट इवेंट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ वर्ल्ड वाइड इम्पोर्ट, का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? इसमें लिखा है वर्ल्ड वाइड इम्पोर्ट एंड प्लानिटरी कॉन्सिक्वेंसेस, हिंदी में क्या लिखा है इसके बारे में? यहाँ पे लिखता है वह तो इतना अधिक सशक्त हो, मतलब जैसे कहा ना कि सामूहिक चेतना की बात की इन्होंने, कि जी। मास मास कॉन्शियसनेस की बात की, तो फिर सामूहिक चेतना की तो बात ही क्या है। वह तो इतनी अधिक सशक्त होती है कि वह ऐसी घटनाएं व परिस्थितियां रच सकती है कि उनके परिणामों की चपेट में पूरा विश्व आ जाता है। हिंदी बुक में तो यहाँ पे खत्म किया उन्होंने पैराग्राफ। फिर आगे इन्होंने लिखा, अगर मैं कहूँ आगे थोड़ा सा और पढ़ देती हूँ, चलो एक लाइन दो लाइन, कि यह कहना सही नहीं होगा और इस तरह तो बिल्कुल नहीं, जैसा तुम कह रहे हो कि इन परिणामों को तुम चुन रहे हो, जैसा उनका होना मैं नहीं चुन रहा हूं, वैसा ही तुम भी उन्हें नहीं चुन रहे हो। कि जैसे राइटर ने पहले भी लिखा था ना, इन्होंने कहा था कि गॉड ने, कि जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारी इच्छा भी है और मेरी इच्छा भी है, लेकिन मैं तुम्हें रोकता नहीं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि दोष अपने आप को इस तरह से मत लो, गिल्टी मत मानो अपने आप को, कि इन परिणामों को तुम चुन रहे हो, जैसे उनका होना मैं नहीं चुन रहा हूं, वैसे ही तुम भी उन्हें नहीं चुन रहे हो। मेरी मेरी तरह तुम भी उनका तमाशा ही देख रहे हो और यह तय कर रहे हो कि उनमें तुम्हारा संबंध क्या है। तो हर चीज के साथ अपने आप को गिल्टी ठहराना, या मेरी वजह से ऐसा हुआ, तो कई बार जो घटनाएं हमारे साथ घटती हैं उसका कारण हम भी नहीं होते हैं। उसका कारण कहीं ना कहीं, जो इन्होंने कहा ना, सामूहिक चेतना। अब मैं घर में कुछ फियर क्रिएट कर रही हूँ, मैं कुछ बहुत ज्यादा, जैसे हमने कहा कि कॉलोनी की मैंने बात की, या मेरे घर में 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, हम 4 लोग उस बात से किसी चीज से परेशान हैं। अब हम जो क्रिएट कर रहे हैं, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो फैमिली के बाकी लोग भी तो भुगतेंगे, जबकि उन्होंने तो कुछ ऐसा सोचा ही नहीं, उनके दिमाग में तो आया ही नहीं ये सब, उनको तो पता ही नहीं था इस विचार के बारे में। लेकिन उसके जो भी घटेगा, या जो भी घर में झगड़ा होगा, घर में बहस होगी, या घर के ऊपर कोई परेशानी आएगी, तो उसकी, या जैसे हम कहते हैं बिजनेस कर रहे हैं, जेंट्स बिजनेस कर रहे हैं, कोई लॉस हुआ उसका, लेकिन परेशानी तो सबके सिर पे आई ना। उसमें बच्चों का और उसमें घर की लेडीज का क्या लेना देना था, लेकिन वो रिजल्ट तो सबको भुगतने पड़ेंगे ना उसके। ये ऐसा है, तो इसलिए अपने आप को हर जगह दोष देने की जरूरत नहीं। जी सुनीति जी। जैसे कोविड के टाइम पे हम लोगों ने, मोदी जी ने बोला कि कैंडल लगाओ या थाली बजाओ, द आइडिया वाज दैट ओनली ना, एक पॉजिटिविटी क्रिएट करने का, एक यूनिटी क्रिएट करने का। तो वही है, मास कॉन्शियसनेस ही क्रिएट करने की कोशिश करी गई थी ना तभी। ये सब इकट्ठे हैं, सबकी वाइब्स जा रही थी ना, टू प्रोटेक्ट अस। भाई डरे हुए तो हम सब थे, तो उस हाँ, डरे हुए थे, उस चीज को निकालने के लिए उन्होंने ये सब निकालने, किया। राइट। बाद में मजाक बनाने वालों ने ये भी कहा थाली बजाने से कोविड चला जाएगा क्या, हाँ वो तो, दिए जलाने से कोविड चला जाएगा हाँ क्या। वो बट वो आस्था का आइडिया एक, है जो, हाँ एक वो था वो कि भाई सब इकट्ठे रहेंगे तो एक आस्था रहती है, एक फेथ बिल्ट होता बिल्कुल। और जो भी कोविड का अच्छा एग्जाम्पल आपने लिया, कि एक घर में किसी एक पर्सन को कोविड हुआ, पहले तो बाहर की दुनिया से हम डरे हुए थे कि क्या हो रहा है, फिर कोविड हमारे घर में आ गया, तो कितने लोगों को सिर्फ उस, या जैसे हम कहते हैं ना वायरल फीवर आजकल चल रहा है, तो डॉक्टर कहता है वायरल है, डॉक्टर ने बोला वायरल है, वायरल का मतलब क्या, एक से दूसरे को ट्रांसमिट होगा ही,
मैं सच बताऊं, अगर आपके माइंड में ये है कि ये वायरल है और ये ट्रांसमिट होगा, तो घर के सारे लोगों को ट्रांसमिट होगा ये। और अगर आप यहीं ब्रेक लगा दो, फीवर है, एक को हुआ है, कोई मतलब सोचने की जरूरत नहीं, ट्रांसमिट होगा। सच बता रही हूँ, घर के किसी दूसरे बंदे को फीवर होगा ही नहीं। वो किसी दूसरे को जरा सा होगा, लेकिन जो पहले वाला जितना ज्यादा उसको गया, दूसरे वाले को उतना नहीं जाएगा, वो जल्दी ठीक हो जाएगा, और तीसरे वाले को होगा ही नहीं। तो ये सोच हमारी वो बड़ी बड़ी मशीनरी है, फैक्ट्री है, जहां पे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं चीजों को। अब आप क्या सोचते हो, तो आपको देखना पड़ेगा। वही एक वो फ्रीक्वेंसी चार्ट है ना माधवी जी के, फियर जो था वो एक लो फ्रीक्वेंसी वो है, इमोशन है। तो जब हम सब फेयर में आए तो सारी वो वाइब्रेशन नीचे गई हुई थी हाँ, एक्चुअली। तो फेयर में नहीं आना चाहिए वो एक। हम जब ये वायरल और ये कोविड की बात करते, तो उस टाइम फेयर ही था ना, सब सब लो वाइब में चले गए थे। तो वहां पे हम अगर अपने आप को सब लोग चेक कर लेते, नहीं हमें अच्छी वाइब्रेशन में, वो हमें उस टाइम पता नहीं था एक्चुअली। वो इतना मतलब खौफ था एक्चुअली कि वो उस चीज को हम सोच ही नहीं पाए हैं बिल्कुल। मैं सच बताऊं, हमारे घर इलाज में, से मेरे मेरे पर्टिकुलर घर में किसी को भी कोविड नहीं हुआ। इलाज से ज्यादा डर खा गया लोगों को उस समय। जी बिल्कुल। जो बीमार हुए यंग यंग बच्चे इसीलिए तो चले गए, क्योंकि जो हाँ, खौफ अंदर बैठा था कोविड के नाम का, उसने उनको ठीक होने ही नहीं दिया। जो हॉस्पिटल गया वो घर आता कि नहीं आता यही डर था। दिस हाँ, इज व्हाट वी हैव टू लर्न एक्चुअली, कि अब हम क्या आगे के लिए क्या लर्निंग लें, हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल जी। बिल्कुल। जी, जी आलिया जी। माधवी जी, ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल को जो दी है, सबने, सुनीति जी ने दी है और दूसरों ने दी है कोविड की। देखिए, अब कोविड के ऊपर आप क्या बात कर रही हैं और कुछ दूसरे लोग यहाँ क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, हमारा भी, मेरा भी कोविड के लिए यही है। जब कोविड हुआ तो मैं उस वक्त में योगा करा रही थी, मैं मैं इस्लामाबाद में बेस्ड थी, तो वहां पे हम अपने पार्क में योगा करते थे। तो मेरे पास तकरीबन 20-25 खवातीन थी, लेडीज, जो हम योगा करते थे। और उनमें से हम में से किसी एक को भी कोविड नहीं हुआ। हालांकि हम रोज डांट खाते थे, क्योंकि वो सेक्टर हमारा बंद किया हुआ था, बाहर नहीं निकलने देते थे, अंदर रहने। तो हमें डांट पड़ी होती थी, लेकिन हम करते थे योगा और हम ठीक रहे। और इसके अलावा जो मुझे बेस्ट ग्रुप मिले ना इंटरनेशनल, जिनसे मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है, वो मुझे उन दिनों में ही मिले। क्योंकि लोग जो थे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर चले गए, उन्होंने शेयरिंग शुरू की। अब एक ग्रुप है जो कि वंस इन अ मंथ करता है, पूरी दुनिया के लिए हम दुआएं करते हैं, ये सब ठीक रहे। और ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं। तो ये जो पॉजिटिविटी होती है और ये सारी चीजें होती हैं, वो इसीलिए होती है कि आप सबको ठीक करें। अल्टीमेटली तो हम सबके सब एक ही हैं, एक ही एनर्जी है, एक ही लाइट है, जिसके हम छोटे छोटे पार्ट्स निकले हुए हैं और हमने वापस वहीं जाना है। तो नंबर वन ये कि एक ही सिचुएशन किसी के लिए बहुत अच्छी भी हो सकती है। आपने अच्छी मिसाल निकाली कि हमारे घर में कोई भी नहीं डरा, हम भी बिल्कुल नहीं डरे हुए थे। हम तो रोज डांट खा के फिर भी निकल रहे होते थे, क्योंकि और हमने बहुत सारे प्लेटफॉर्म, और हमने बड़ी बड़ी चीजें, आपको बताऊं, इंडिया वालों के साथ हमारा एक ग्रुप बन गया था। हम रोज रात को ना गाने गाते थे, रोज इकट्ठे होते थे और हम गाने गा रहे होते थे। इतने गाने गाते थे, 1 घंटे का वो। उसके बाद में वो कह रहा होता था जो उसका टाइम खत्म हो गया है, टाइम खत्म हो गया, तो हम 12 बजे रात के और हम गाने गा रहे। तो हमने तो बहुत अच्छी चीजें भी जो हैं वो, लेकिन बाज ऐसे लोग थे, जो मैं, मेरी अपनी एक फ्रेंड है जिसके भाई फिर चले गए, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब हम खुश रहते हैं, ये चीजों को पॉजिटिवली लेते हैं, तो वही सिचुएशन बहुत अच्छी बन गई। और कोई डर गया, खौफ में चला गया, जैसे अश्विंदर जी ने कहा कि वो लो वाइब्स होती हैं जब हम फियरफुल होते हैं, तो उनको बीमारियों ने ज्यादा अटैक किया, वो ज्यादा मसले में आए। ये बहुत अच्छी मिसाल है। और दूसरा, जो जैसे हम यहाँ बात कर रहे होते हैं तो हम अपने आप को ही समझा रहे होते हैं, तो वापस में जो बात मैंने शुरू में कही थी कि जब लाइफ में कोई चीज बार बार हो रही होती है, तो हमें, इसका मतलब है, उससे लर्न करने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। और
जब तक हम उस चीज का शुक्रिया नहीं अदा करते, बजाय इसके कि एक प्रॉब्लम आया, मैं कहूँ ये हमेशा यही क्यों शख्स, हमेशा यही क्यों सिचुएशन, हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, तो ये है कंप्लेंट करना। लेकिन अगर कोई चीज आई तो मुझे ये समझना चाहिए कि वो मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है, लर्निंग के लिए आई है। और अगर मैंने वहां पे उनको ब्लेसिंग दे दी, मैं ग्रेटफुल हो गई, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी। और ये सबसे मुश्किल वाली चीज थी जो जब आप लोगों ने मुझे सिखानी शुरू की, कि उन चीजों का भी शुक्रिया अदा करना है जो अच्छी नहीं हो रही। जब आप ग्रेटफुल होते हो इन चीजों के लिए भी जो बज़ाहिर अच्छी नहीं है, तो आप उनमें से जल्दी से निकल जाते। लव यू ऑल, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू, बहुत ही बढ़िया शेयरिंग आलिया जी, थैंक यू। तो चलिए जी, कल मिलते हैं, कल इस बारे में और बात करते हैं, पढ़ते हैं कि हम क्या क्रिएट करें। जी इला, बताइए बताइए। इला को तो सुन लेंगे हम। आवाज आ रही है? बुला रही है। नहीं, आलिया जी कह रही थी ना कि उन चीजों का भी शुक्रिया करना जो हमारे साथ अच्छी नहीं है। उसके लिए सबसे मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छी इसलिए ही नहीं होती क्योंकि हम उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हमारे वहां पर ग्रेटिट्यूड कहीं ना कहीं हम लैक कर रहे थे। अगर वहां हमारा ग्रेट मैं तो ये तब जब भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता तो मैं जेन्युइनली अपने अंदर यही सोचती हूँ झांक के कि ये क्यों नहीं अच्छा हो रहा। और जेन्युइनली मुझे यही नजर आता, यही मैं फाइंड आउट करती हूँ कि वहां मैं उसको फॉर ग्रांटेड ले रही थी। तभी चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो मॉनेटरी टर्म्स हो, मतलब कुछ मॉनेटरी हो, कुछ भी हो, जब भी हम चीजों को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं ना, तो वहाँ चीजें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं और वो अच्छी नहीं होती। तो जैसे ग्रेटिट्यूड करते हैं तो वो और आसान हो जाता है फिर ग्रेटिट्यूड करना, क्योंकि हाँ वो अच्छी नहीं है क्योंकि वहाँ मेरा ही फॉल्ट है, मैं उसको फॉर ग्रांटेड ले रही हूँ। थैंक यू, लव यू ऑल। थैंक यू इला, वेरी गुड। तो माधु जी, सबको आई लव यू कहते रहना चाहिए, बस आई हाँ, लव यू। बिल्कुल जी। बिल्कुल। जी शीतल जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, सॉरी, मैं एक्चुअली बेटी को छोड़ने आई हूँ, इसलिए हाँ वहां पर जो छोटा सुन पाई उतना ही। पर उसके बेसिस पर मुझे एक चीज समझ में आई जो बहुत ही पावरफुल लर्निंग रही आज की। वो ये है कि हम यहाँ क्रिएट करने आए हैं और हम हर पल क्रिएट ही कर रहे हैं। मतलब हमारे थॉट से, हमारे फीलिंग से हम सिर्फ क्रिएशन कर रहे हैं। जो हमने लर्निंग सोच के रखा है कि हमें लर्न करना है, लर्न करना है, लर्न करना है, एक्चुअली लर्न उनको करना होता है जो जिनको याद ही नहीं या जिनको पता ही नहीं है। हमें तो सिर्फ क्रिएट करना है, हमें कौन सी चीज से क्रिएट कर रहे हैं, कि आपको वो याद है जो आप है उससे आप क्रिएट कर रहे हैं, कि आप उसे भूल गए और वो दूसरी जगह से आप क्रिएट कर रहे हैं। जिसके पास डार्कनेस है वहां से आप क्रिएशन कर रहे हैं, तो वो भी आपका किया हुआ है, या आपको याद है कि आप ऑलरेडी लाइट है, वहां से आप क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट तो आप हर पल कर ही रहे हैं। तो ये जो था ना, ये पूरा का पूरा चेंज कर देता है, जो हमें बार बार लगता है लर्न करो लर्न करो लर्न करो, तो यहाँ पर हम सिर्फ क्रिएशन कर रहे हैं, लर्न कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ वैसा देखा जाए तो सिर्फ कौन से इससे लाइट से कर रहे हैं। मे भी 4 बार हमने अंधेरे से किया और फिर अब रियलाइज हो गया कि अरे यार, अब तो मुझे पता है मैं इतनी पावरफुल, मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, मैं कुछ भी क्रिएट कर सकती हूँ। तो चलो इस बार मैं पॉजिटिव रह के, खुश रह के, ग्रेटिट्यूड में रह के कुछ क्रिएट करती हूँ। और इस वक्त भी आपने क्रिएशन किया, तो इन एनी वे वी आर ओनली क्रिएटिंग 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 ओनली। सो दिस इज अमेजिंग, सुपर, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माधवी जी, गुड जी। आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे शब्द ही नहीं आते मुंह में बोलने के लिए। बहुत अच्छे से समझाते हैं आप। और ये बुक तो इतना अच्छा है, मुंह में आता है बहुत बताओ, लेकिन बोल ही नहीं पाती मैं। आपके पूरा अंदर जो, जी जी पूरा बोलिए। ध्यान से सुनती हूँ, लेकिन बहुत समझता है क्या गलती करने वाली है, वो गलती हमसे होती नहीं। इतना सुधर सकते हैं हम, इतना पावर है ये बुक में। खुद को सुधारना है, दूसरों को सुधारने की जरूरत नहीं है। जो भी गुस्सा, प्यार, कुछ भी हो, प्यार तो दिखाने के लिए है, गुस्सा दिखाने के लिए नहीं। गुस्से से कुछ भी नहीं मिलेगा।
बस इतना समझ आया। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया शोभा जी। और जब आप सुनते हो ना, और जब आपके अंदर से आप रखते हुए देखते हो, तो अपने आप बोलने का करेज आ जाता है। आज आप बोले ना कहीं आपके अंदर वो करेज आया कि मैंने अपने आप को देखना शुरू किया, मैंने अपने आप को बदलना शुरू किया। थैंक यू। थैंक थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए जी, कल मिलते हैं, कल बात करते हैं। और थैंक यू जी, लव यू ऑल। आप सबके साथ के लिए, प्यार के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय जी। थैंक यू वेरी मच।